नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं वीडियो 2018 का सॉल्व पेपर करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने 5 पार्ट करवा दिए हैं हिंदी के, और 6वां पार्ट मैं लेकर के आज आया हूँ। ठीक है, जो दोस्त मित्र हमारे पहली बार देख रहे हों इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा। आपका ऑप्शन था शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। तो आपका अमेंडमेंट का मतलब हो जाएगा संशोधन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता तो सूरदास हैं, ये तो सिंपल सा है। लेकिन सूरदास और किस किस चीज के रचयिता हैं। तो एक तो सूरसागर यहाँ है ही है, फिर सूरसागर के साथ में साहित्य लहरी है, नल दमयंती है, नल दमयंती है। ठीक है, तो ये 2-3 रचनाएं और मतलब और भी हैं, लेकिन ये भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको पता चल सकता है। अब तुलसीदास की अगर देखा जाए तो कवितावली है, गीतावली है, पार्वती मंगल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इन चीजों को हम एक एक करके करते रहेंगे। जो यहाँ पे मिल रहा है वो मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आपको पर्टिकुलर इसी चीज मतलब इसी रचयिता के उस पर हम लेकर के आएंगे। हर एक जितने, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे विद्यापति हो, चाहे जयदेव हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, जितने भी होंगे उनको एक साथ में लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट लाभ मिलेगा। ठीक है, आप जरूर वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चलिए नेक्स्ट है, रीतकाल का कवि कौन है। निम्नलिखित में से रीतकाल का कवि कौन है। तो रीतकाल का कवि जो है आपको बिहारी हैं, रीतकाल का बिहारी हैं। और रीतकाल के कवि और कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है। तो रीतकाल के और कवि हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं। ठीक है, देव हैं, भिखारी दास हैं, बिहारी हैं, ये रीतकाल के कवि हैं। और हाँ, केशव हैं। ठीक है, ये आपके 4-5 कवि रीतकाल के हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रीतकाल के कवि कौन कौन से हैं। तो अगर आपके पास में इसमें बिहारी आ गया, अगर दूसरे अब इस बार जो आए उसमें आपका देव आ जाए, भिखारी दास आ जाए, केशव आ जाए, तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक आएगा तो हम लोग मान जाएंगे। दूसरी बात, जयशंकर प्रसाद को हम क्या कहते हैं। जयशंकर प्रसाद को हम छायावादी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादी कवि कहते हैं। ठीक, तो एक ही चीज से हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था तो कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी किसका काव्य संग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद को मैंने बता ही दिया कि आपके ये क्या थे, छायावादी कवि थे। और महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जो क्वेश्चन इसमें है ये तो सिर्फ मतलब वीडियो 2018 में आए हुए हैं, लेकिन इससे जो और क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो मैं करवा रहा हूँ, उसको भी करवा रहा हूँ ताकि आपको री एग्जाम यानी कि जो होने वाला है, या आपको चाहे सुपर टेट देना हो या यूपी पुलिस का देना हो, उन सब में ये लाभकारी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ स्वर का मतलब होता है सेम स्वर से बना हुआ वर्ड। जैसे आ को आ से मिला देने पे क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है। ई को ई से मिला देने पे बड़ी ई बन जाता है। तो इस तरीके से जब सेम स्वर को मिला के बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसलिए आपका बड़ी ई हो जाएगा।
अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन मतलब क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपसे अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है या रा वा ला, या रा ला वा, मतलब तो ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। और इसको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। और अर्धस्वर अगर पूछा जाए तो आपसे दो होंगे, या और वा, और अगर चारों आ रहा है तो चारों को मान लिया जाता है, लेकिन कंप्लीटली दो ही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? अल्पप्राण का मतलब होता है कि जो हम लोग स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं, मतलब का से लेकर मा तक, उनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन में कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, इन में जो मतलब कॉलम में 1, 3, 5 मतलब 135 हम लोग जब मैं पढ़ाता हूँ तो 135 के हिसाब से बताते हैं। तो 1, 3, 5 पे जो संख्या पे आता है उसको हम अल्पप्राण के नाम से जानते हैं। तो एक यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये हो जाएगा का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो आया ये 1, 3 और 5, तो ये आपका हो जाएगा अल्पप्राण। ये आपका क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और 2, 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका महाप्राण। अगर आपसे ऐसा भी कुछ पूछ दे तो आप बता सकते हैं 2, 4, और ये पूरी श्रृंखला में चली जाएगी, चाहे तालु हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे ओष्ठ हो, कुछ भी मतलब उन पांचों में से तो ये पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो 1, 3, 5 को हम अल्पप्राण कहते हैं और 2, 4 को हम महाप्राण कहते हैं। यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप इसको सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, घोष को ही हम अघोष कहते हैं, सॉरी, घोष को ही हम सघोष कहते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन मैं बता सकूं। ठीक है दोस्तों, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं, घोष को ही हम सघोष कहते हैं। अब इसमें कहा गया है चा, छा, का, जा, तो जो पहले दो वर्ण होते हैं 1, 2, उसको हम घोष बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, और पीछे के आपको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। तो यहाँ चलिए, ये आपका छा होगा, जा होगा। घोष या सघोष को ही हम सघोष बोलते हैं। और 3, 4, 5 यानी कि लास्ट के जो 3 वर्ण होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? घोष या सघोष। और पहले 1, 2 नंबर पे जो आता है वो होगा आपका अघोष। अब नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण में आपका हो जाएगा डी यानी कि उ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है आपका, निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका मतलब 2 शब्दों को मिला करके जो बना हो और तीसरा कोई अर्थ दे रहा हो। ऐसे हम भी कह सकते हैं कि समास में बहुब्रीहि समास जो होता है तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुब्रीहि समास को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पीला, पर, दूध वाला और जलद, तो यहाँ पे जलद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। महोत्सव का शब्द विच्छेद क्या होगा? तो महाप्लव उत्सव होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये महाप्लव उत्सव हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास कौन सा? बैलगाड़ी यानी बैलों की गाड़ी, बैलों की गाड़ी, तो आप, या बैल की गाड़ी, तो ऐसे में जैसे का आगे की, का की, के, रा, री, रे, मामी, में पर ये सब आते हैं तो तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये बैलगाड़ी में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आपका आया है, निम्न में आगमन में उपसर्ग है, तो उपसर्ग का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड या ऐसा लेटर जो मूल धातु में आ करके कोई नया वर्ड बना लेता है। जैसे कि गमन एक वर्ड था, क्या था? गमन एक वर्ड था और इसमें आ गया, तो आ जो हो गया वो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है दोस्तों, रसोइया में प्रत्यय है, प्रत्यय आपका या है, रसोइया में या प्रत्यय है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम कहलाता है? तत्सम शब्द कौन सा कहलाता है? तो ये तत्सम शब्द जो मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी कि आपका क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द मतलब ये आपका A1, दूसरा B निर्जर, तीसरा C जीव और चौथा या D आपका स्थान। तो तद्भव शब्द ये होते हैं जो
संस्कृत से लिए गए होंगे हैं, तो ये आपका जीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज का शब्द का मतलब जिसका कोई अता पता ना हो, जैसे हमने कह दिया कटोरा, बाल्टी, लठिया, खटिया, इस तरीके से अगर हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। तसला, जो घर की चीजों में आप कह सकते हो, या किचन वाली चीजों में हम लोग जो यूज करते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? देशज। तो यानी कि गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, ठीक, कटोरा हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? मयूर, मध्य, वचन, टिकट। टिकट आपका क्या हो जाएगा? यो आपका विदेशज हो जाएगा। विदेशज में बहुत सारे वर्ड आते हैं, चाहे तुर्की हो, फ्रांसीसी हो, ब्रिटिश हो, लैटिन हो, ये सारे वर्ड जो आते हैं, अरबी हो, फारसी हो, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे? विदेशी में आ जाएंगे। अब निम्न में से संज्ञा है, तो हरा, पतला, भरा, सभा। तो सभा, अब संज्ञा होती कितने, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न में सर्वनाम कौन है? तो कौन सर्वनाम हो गया, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब सॉरी, संज्ञा या सर्वनाम, जैसे यह, वह, इस तरीके से शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, और अगर पूछा जाए कि सर्वनाम टोटल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। तो ये आपका कौन। फिर निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के एक उचित बना दे। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का तो आपका संज्ञा हो गया, लेकिन अच्छा तो उसकी विशेषता, मतलब किसकी विशेषता है? लड़के की विशेषता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उचित, यानी कि बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।